देखिए रोहित जी, मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, इस प्रकार की घटनाएं हर के शासन में होते रहे हैं। मुझे लगता है कि इन पर सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक प्रकार से ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। ये सवाल जरूर उठेगा कि हाथरस पर तो आप जाकर के इस प्रकार के आप बवाल मचा रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार के आप 24 घंटे आप उस पर नज़र लिए, लेकिन आप वहीं पर जो है वो हनुमान नगर में यदि राजस्थान में होता है तो नहीं। इसका बहुत चर्चा हो चुकी है, अन्य जगहों पर नहीं जा सकेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव से ही कैम्ब्रिज एनालिटिका के सहारे हिंदू समाज को कैसे तोड़ा जाए, और वो कर्नाटक के चुनाव में भी प्रयोग किया गया था, गुजरात विधानसभा में भी प्रयोग किया गया था, और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतें थीं, क्रिश्चियन मिशनरीज थीं, और कांग्रेस पार्टी इन सारे दलित विचारकों के साथ मिलकर के एक प्रकार का प्रयोग 2019 के भी चुनाव में किया गया था। उनके लिए दुर्भाग्य था कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आ गए, और उसके बाद से बार बार आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव जीतने के बाद रोहित वेमुला को लाकर के एक प्रकार से पूरे कैंपस अनरेस्ट और पूरे देश में दलित विमर्श नैरेटिव खड़ा करना चाहते थे, और हिंदुओं के बीच में एक डिवीजन की बात तो करना चाहते थे। मैं फिर यहां कहना चाहूंगा कि सवर्णों को ज्यादा जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाने का समय है, क्योंकि जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतें हैं, वो जिन्ना के जो नैरेटिव था, जो जिन्ना पाकिस्तान बनने से पहले दलित मुस्लिम एकता की बात करता था, जिसे अंबेडकर जी ने खारिज कर दिया था, उसे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, एक बात प्लीज सर, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, वेट कीजिए सर, वेट कीजिए सर, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। कहां से आ गया हाथरस में? देखिए, जब सिमी की बात आई थी, रोहित जी, मैं कैम्ब्रिज एनालिटिका इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि हिंदू समाज के अंदर जातियों के आधार पर कैसे विद्वेष फैलाया जाए और उनको पोलराइज कर, उनको तोड़ करके कैसे राजनीतिक तौर पर उसका प्रयोग किया जाए, यही वहां से लाया था राहुल गांधी को, यही सगल मिला था, जिसका प्रयोग उन्होंने गुजरात के इलेक्शन में भी किया, ठीक है, जिसका प्रयोग उन्होंने कर्नाटक चुनाव में भी किया, और जिसका प्रयोग वो 2019 के लोकसभा में भी करना चाहते। एक बात और रोहित जी, बस 10 सेकंड, ज्यादा नहीं। देखिए, जब सिमी के बारे में कहा जाता था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत तौर पे उभर आया है, तब भी मेरे मित्र लोग कहते थे कि अरे सिमी है कहां। आज पीएफआई के बारे में सारी दुनिया जानती है कि कहां है, लेकिन आज पीएफआई से जुड़े लोग कहते हैं कि भाई ये तो कल्याण, सामाजिक कल्याण है। अरे भाई, मुस्लिम ब्रदरहुड जो लोगों के जान पाती है, खून की प्यासी है, दूसरे धर्मों के हिंसा करती है, वो भी सामाजिक कल्याण गतिविधियों में हिस्सा लेती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम ब्रदरहुड दूध का धुला हुआ है। मुस्लिम ब्रदरहुड भी जो है वो दूसरे धर्मों के प्रति जो है वैसे ही सर, लेकिन मसला ये है, भी वही हाथरस में जो घटनाक्रम हुआ वो मुस्लिम ब्रदरहुड के पैमाने पर जांचे जाने की जरूरत है, या फिर गंगा साहेब मीणा आपसी ब्रदरहुड के पैमाने पर जांचे जाने की जरूरत है उसको? और क्या आपको लगता है गंगा साहेब मीणा के मामला सरकार के गले की फांस बन गया था, इसलिए उसमें जानबूझ के दंगे का नैरेटिव लाया गया, जैसा तस्लीम रहमानी आरोप लगा रहे हैं? रहमानी साहब, गंगा जी बोल रहे, फिर आप ही के पास आ रहे हैं। रहमानी साहब, गंगा जी शरीफ आदमी बोलते चिल्लाते नहीं है, उनको बोल लेने दीजिए एक बार, फिर आपके पास आ जाऊंगा सर। आपने बिल्कुल एक तरफ इशारा किया कि वास्तव में ये घटना सरकार के गले की फांस बन चुकी है, लेकिन ये घटना पहली घटना नहीं है और आखिरी घटना नहीं है। हम इस घटना के बहाने आजादी के 73 साल बाद भी दलित महिलाओं के साथ जो ज्यादतियां हो रही है उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सख्त टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये को लेकर के, उस पर हमें विचार करना चाहिए। और आप सोचिए कि इस घटना में मीडिया की इतनी महिला पत्रकारों ने मिलकर के इस मामले को उठाया, और तो सरकार के ऊपर दबाव बना, कुछ पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसे न जाने कितनी लड़कियां हैं जिनके साथ ज्यादती हो जा रही है और उनके मामले रिपोर्ट नहीं होते, उनको दबा दिया जाता है। अब रात में किसके कहने से वो सबको जलाया गया,
तो इस बात पे यहाँ तो हम विचार कर सकते हैं। दूसरी ऐसी और बहुत सारी घटनाएं हैं जिन पे हम विचार नहीं कर रहे हैं। वहां पर परिवार वालों के ऊपर दबाव डाल दिया जाता है, उनको धमकाया जाता है, जब चारों तरफ से मीडिया घेर के खड़ा हुआ है और इसके बाद भी डीएम घर के अंदर उस परिवार को, पीड़ित परिवार को बंद करके उनको धमका रहे हैं। हम कैसे भारत में जी रहे हैं? आजादी के 73 साल बाद क्या हासिल किया हमने? यही हासिल किया कि यहाँ पर आप अपने घर में, अपने गांव में सुरक्षित नहीं है, और अगर आपके साथ ज्यादती होगी तो आपको ही चारों तरफ से घेर करके दबाने की कोशिश होगी। क्या यही हासिल है? मेरे ख्याल से बहुत चिंताजनक सवाल है। गंगा साहब मीना, आप एक जनरलाइज स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे रहे हैं। बिल्कुल एक घटना को लेकर आप एक जनरलाइज स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो ऐसा ही होता है। नहीं, जनरलाइज नहीं दे रहा मैं ये दे रहा हूँ कि एक घटना इतनी बड़ी, आप अभी देश से बाहर होके आए हैं, संवेदनशील, इतने साल आप बाहर पढ़ा रहे थे, कोई आपसे पूछता था कि अरे तुम वो बलात्कार वाले भारत से आए हो क्या? रोहित जी, कोई आपसे कहता था कि तुम वहां से आए हो क्या जहां दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता है घाट? रोहित जी कहता था क्या? रोहित जी, मैं इस बात का प्रसंग यहाँ नहीं छेड़ना चाहता, नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आप जब ये कहते हैं कि देश की परिस्थिति ऐसी है तो इसका मतलब बाहर भी छवि यही होगी देश की। दुनिया भर में लोग ऐसे ही जानते होंगे हिंदुस्तान को। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, दुखी होता हूँ जब मैं 10 लोगों से बात करता हूँ, उनमें से 5 लोग ये कहते हैं, भाई मैं पूछता हूँ भारत के बारे में आप क्या जानते हैं? वो 10 लोग कौन है? तो उनमें से कुछ लोग, कोई भी अननोन लोग जो भारत के बारे में कुछ उनकी राय बनाई गई है मीडिया के माध्यम से, जिस भी माध्यम से भारत की घटनाएं पहुंचती है कि अच्छा भारत, हाँ भारत बहुत खूबसूरत देश है, रंग बिरंगा देश है, लेकिन वहां पर लड़कियां सुरक्षित नहीं है। वहां पर गाय को लेकर कुछ मसला है, गाय को लेकर के आप लोग बहुत संवेदनशील है।